हेलो दोस्तों, सितारे ग्लोबल पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 12th का हिस्ट्री का पेपर देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में 2025 में होने वाले हैं। तो मैं आपको बताते चलता हूं कि 2025 में जो एग्ज़ाम होगा तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन लड़ जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो इस वीडियो को अवश्य देखें और इस वीडियो को देखकर आपको ज़रूर एग्ज़ाम में 100% नहीं तो 90% क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। तो आप इस वीडियो को अधिक देखें क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी इसको अनुमानित और गेस करके बनाया हुआ है। तो आप इसे बिल्कुल भी जो स्किप नहीं कीजिएगा और इस वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच कीजिएगा ताकि आपका जो एग्ज़ाम में आने वाला जो प्रश्न होगा वो 100 होगा और 100 में सिर्फ आपको बनाना होगा ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होगा वो 50, मात्र कितना बनाना है आपको 50 बनाना है। तो हम आपको बताते चलते हैं कि यहाँ से बिल्कुल 50 क्वेश्चन सेम टू सेम लड़ेगा। तो आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से वॉच कीजिए ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। और देखिए यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन लड़ने वाला है और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपको बताया जाएगा वो 100% राइट बताया जाएगा। 100% आप बिल्कुल सिक्योर रहे कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है वो आपको याद कर लेना है बस आपको। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को लगाएंगे। चलिए, तो ये आपका 2025 का ही पेपर है, हम आपको कराते चलते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है और काफ़ी शानदार क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिए हैं और मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न को लिया गया है। तो ये अनुमानित यानी कि गेस प्रश्न किया गया है, आपको याद रखना। अपना हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चार्ल्स मैनसन ने 1826 में किस टीले का उत्खनन किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। यानी कि सबसे पहले हड़प्पा का उत्खनन करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? तो चार्ल्स मैनसन था। लेकिन इन्होंने सिर्फ बताया था यानी कि उल्लेख किया था, यानी कि इसके बारे में बताया था, लेकिन इसकी खोज किसने किया था? तो हड़प्पा की खोज जो है किसने कर दिया था? तो हड़प्पा की खोज जो है आपको मालूम होगा कि दयाराम साहनी ने किया था। तो हड़प्पा की खोज किसने किया? तो दयाराम साहनी ने किया था। आपको ये बातें याद रख लेनी है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला? यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो अवतल चक्की होता था, जिससे क्या है कि मतलब जो अवतल चक्की है तो उसके बारे में सबसे पहले किसने उल्लेख किया है अवतल चक्की के बारे में? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अर्नेस्ट मैके, जो कि काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा हुआ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में आने के लिए। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? बहुत आसान प्रश्न है। देखिए, राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर क्या है? दयाराम साहनी, जिन्होंने किसकी खोज किया था? हड़प्पा की। हमने आपको पहले ही बताया कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने किसकी खोज किया? हड़प्पा। और हड़प्पा जो देखा जाए तो रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा किस नदी के तट पर? रावी। और हड़प्पा का जो खोज हुआ वो हुआ 1921 ईस्वी में। हड़प्पा की खोज कब हुई? तो 1921 ईस्वी में हुई। आपको याद रखना, हड़प्पा जो है किस नदी किनारे है? तो रावी। लेकिन यह हड़प्पा सभ्यता, कभी कभी क्या पूछेगा आपको? हड़प्पा सभ्यता पूछेगा। तो हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा सिंधु नदी। याद रखिएगा, जब सभ्यता लगा रहेगा तभी होगा सिंधु नदी, बल्कि जब सभ्यता न लगा रहे तो रावी नदी आपको टिक कर देना है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत आसान प्रश्न हम आपको बता रहे हैं और ये जो बिल्कुल गेस प्रश्न बताया जा रहा है आपको, और इस प्रश्न को आपको सिर्फ रट्टा मार लेना है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु सभ्यता में गोदी बरा कहाँ से मिला है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। सिंधु सभ्यता में गोदी बरा कहाँ से मिला है? तो गोदी बरा का प्रमाण मिला है लोथल। लोथल जो कि आपका जो है गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है लोथल? तो गुजरात। लोथल कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है कि लोथल जो है गुजरात में स्थित है। और वही लोथल की बात कर दे तो लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा। आपको ये भी बातें याद रख लेनी है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, लोथल कहाँ स्थित है? तो आप तो बना ही दीजिएगा गुजरात में, क्योंकि हमने आपको अभी ही बताया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हड़प्पा जो है, हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे कौन स्थित है? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि जैसे हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता का आकार जो था वो ट्रायंगल आकार का है, यानी कि त्रिभुज आकार का है। ठीक है, आपको याद रख लेना कि हड़प्पा सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुज आकार का है। और हड़प्पा सभ्यता जो यानी कि सिंधु नदी के किनारे कौन सा शहर था? तो हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे है मोहनजोदड़ो, जिनको मृतकों का
टीला भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मृतकों का टीला। तो मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? आपको याद रखना है, मृतकों का टीला जो है किसे कहा जाता है? अन्नागार, स्नानागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। ये भी बातें आपको याद रखना है। और मोहनजोदड़ो की खोज जो है किसने किया है? तो आर डी बनर्जी ने किया है। आर डी बनर्जी, आपको याद रखना है कि आर डी बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किया 1922 ईस्वी में। और आपको बताते चले कि मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी बोला जाता है। तो सिंध का बाग किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कि मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग बोला जाता है। और मोहनजोदड़ो जो है किस भाषा का शब्द है? तो आपको ये भी बात याद रखना है कि मोहनजोदड़ो जो है सिंध भाषा का शब्द है। ये सब अपने नोट्स में मिला लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन हुआ था कि भारत पुरातत्व का पिता किसे कहा गया है, यानी कि भारत में पुरातत्व का पिता किसे कहा गया है पुरातत्व के बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा कनिंघम, तो बिल्कुल लॉर्ड कनिंघम को ही क्या बोला गया है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पिता कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसे मिला लीजिए। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में रावी नदी के किनारे कौन स्थित था? तो हड़प्पा सभ्यता में रावी नदी के किनारे, हम अभी आपको बताएं कि हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। तो आप इसे लगा लीजिए, इसमें कोई डिटेल नहीं है क्योंकि हमने आपको डिटेल में बता चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार, हमने आपको अभी ये बताया विशाल स्नानागार अन्नागार कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? आपको ये बात याद रखना है, विलियम जोन्स के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा किया गया, विलियम जोन्स। तो आपको ये बातें याद रख लेना है एग्जाम में क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फूट डालो विजय प्राप्त करने का श्रेय सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? तो अजातशत्रु। कौन किया था? अजातशत्रु ने किया था। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम हूनों को परास्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो हूनों का परास्त करने का श्रेय जो जाता है स्कंदगुप्त को जाता है, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किस शिलालेख द्वारा अशोक कलिंग विजय प्राप्त करते हैं? तो 13वें शिलालेख। और ये अशोक का जो कलिंग युद्ध हुआ है वो 261 ईसा पूर्व में हुआ था, 261 पूर्व में हुआ था। अशोक ने स्तूप का निर्माण करवाया था, तो ये भी याद रखिएगा। और स्तूप का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है क्योंकि अशोक जो है बौद्ध धर्म को मानते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है? यानी कौटिल्य जो है किस पुस्तक की रचना करते हैं? तो अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र का संबंध किससे हो जाएगा? तो राजनीति से। आपको याद रखना है अर्थशास्त्र का संबंध जो है किस चीज़ से है? तो राजनीति से है। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से मेगास्थनीज द्वारा पुस्तक कौन सी है? मेगास्थनीज के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? इंडिका। और मेगास्थनीज जो कि यूनान का क्या है? राजदूत है। तो यूनान का राजदूत कौन है? तो मेगास्थनीज है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो अभिज्ञान शकुंतलम का जो लेखक है क्या कालिदास है? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, सही ऑप्शन है कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक जो है कालिदास जी है। प्रयाग प्रशास्त्री का संबंध किस शासक से था? तो बहुत आसान प्रश्न है। प्रयाग प्रशास्त्री का संबंध जो है किस शासक से था? समुद्रगुप्त से। और प्रयाग प्रशास्त्री जो रचना है वो हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? हरिसेन। और देखिए समुद्रगुप्त की बात कीजिएगा तो भारत का इसे नेपोलियन कहा गया है, भारत का नेपोलियन। तो याद रखिएगा भारत का नेपोलियन जो है किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अर्थशास्त्र और इंडिका से किस वंश की चर्चा मिलती है? तो देखिएगा जिस समय अर्थशास्त्र की रचना हुई और इंडिका की, उस समय जो राजा थे यानी कि मौर्य वंश था। ठीक है, और क्योंकि अर्थशास्त्र का जो लेखक है कौटिल्य है और कौटिल्य जो है मौर्य वंश की स्थापना कराते हैं क्योंकि उनका जो चेला रहता है उनका नाम रहता है चंद्रगुप्त। क्या नाम रहता है? चंद्रगुप्त, जिन्होंने चंद्रगुप्त ने मतलब मौर्य वंश की स्थापना करता है, आपको याद रखना है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उपनिषद की संख्या कितनी है? तो बिल्कुल 108 हो जाएगा। यहाँ पर हमने कुछ आपको जो संख्या बताएंगे उसको याद रखना है। जैसे वेद की संख्या कितनी होगी? तो आपको याद रखना है वेद की संख्या 4 होती है। यहाँ पर अगर आपको बोल दे वेदांग की संख्या कितनी है, तो वेद के अंक को वेदांग बोलते हैं, तो वेदांग की संख्या हो जाएगा 6। जैसे आपको बोला जाए कि पुराण की संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना है कि पुराण की संख्या 18 है। पुराण की संख्या कितनी है? 18 है। जैसे यहाँ पर आपको बोल दिया जाए उपनिषद की संख्या कितनी है, तो उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है।
और भी मतलब यहाँ पर इतना ही प्रश्न आएगा जो कि आपको याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, ये क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। मेगास्थनीज कौन था? अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज कौन था? तो ये यूनान का राजदूत था। आपको याद रखना है कि यूनान का राजदूत, हमने आपको बता दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही आंसर हो जाएगा। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। पंच चिन्ह वाले सिक्के किससे बने होते हैं? चांदी और तांबे के। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं। भीष्म को और क्या कहा जाता था? तो भीष्म को क्या कहा जाता है? गंगापुत्र। गंगापुत्र के नाम से जानते हैं। अभिमन्यु किसका पुत्र था? तो अभिमन्यु जो है किसका पुत्र है? भीम का या अर्जुन का? तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है, अर्जुन का। और अर्जुन के धनुष को क्या बोला गया है? गांडीव। आपको याद रखना है। और महाभारत का जो युद्ध होता है वो कितना दिन तक चलता है? आपको ये भी याद रखना है, 18 दिन तक चलता है। तो चलिए इससे डिटेल में आप याद रख लीजिएगा। द्रौपदी को स्वयंवर में किसने जीता था? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। द्रौपदी को किसने जीता था? तो अर्जुन ने जीत लिया था। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। और द्रौपदी जो है बाद में चल के सभी की पत्नी हो जाती है, यानी कि पांचों पांडवों की। तो ये भी आप याद रखना है आपको। कौरवों की संख्या कितनी है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है कि कौरव की संख्या कितनी रहते हैं? 100 रहते हैं। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। महाभारत की रचना जो है किस भाषा में हुई है? तो काफ़ी आसान प्रश्न है, संस्कृत भाषा में हुई है। और महाभारत एक क्या है? महाकाव्य है। तो आपको ये बातें याद रख लेना है। ऋग्वेद में लोग किसकी पूजा करते हैं? तो शिव की पूजा करते थे ऋग्वेद काल में। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। नाथ मुनि का संबंध किस धर्म से है? तो वैष्णव धर्म से। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही आंसर है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। सूत पिटक का संबंध किस धर्म से है? तो देखिए सूत पिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। आपको संबंध पूछा जाएगा, आपको याद रखना है। जैसे सूत पिटक का धर्म यानी कि त्रिपिटक, यानी कि जितना भी पिटक शब्द आ जाए, त्रिपिटक का संबंध किससे है? तो यानी कि त्रिपिटक में 3 पिटक है, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो जितना भी पिटक आएगा पिटक शब्द, तो आपको याद रखना है कि बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। और जैन धर्म त्रिरत्न, त्रिरत्न किससे संबंधित है? तो त्रिरत्न जो है जैन धर्म से संबंधित है। तो आपको याद रख लेना है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? बहुत ही आसान प्रश्न है। तो प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में होता है? अजातशत्रु और राजगिरी में होता है प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में होता है। ये बातें आपको याद रख लेना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है। महावीर ने पार्श्व सिद्धांत में क्या नया सिद्धांत जोड़ दिया था? ब्रह्मचर्य का सिद्धांत नया जोड़ दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने किया था? तो प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत जो है क्या चंद्रगुप्त मौर्य ने किया? बिल्कुल गलत है। धम्म की शुरुआत किसने किया था? अशोक ने, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। और देखिएगा तो अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और अपने बेटी संघमित्रा को जो है श्रीलंका भेजे थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कहाँ नहीं हुआ? तो आपको याद रखना है कि कहाँ नहीं हुआ था? ब्रिटेन में। कहाँ नहीं हुआ था? ब्रिटेन में। ये बातें आपको याद रख लेना है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया है? तो बुद्ध चरित्र की रचना किया है अश्वघोष। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रथम जैन संगीति जो है कहाँ हुई थी? क्या राजगिरी हो जाएगा? यहाँ बिल्कुल जी, राजगिरी हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुई थी अजातशत्रु के समय। तो ये बहुत आसान था। पावापुरी का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका बी आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। कादम्बरी के लेखक कौन है? तो बाण भट्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है? ए आंसर राइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। बास वन्ना किस आंदोलन को शुरू किए थे? वीर शैव लिंगायत, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है? इसका डी आंसर राइट हो जाएगा। हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। आईन अकबरी वह कितने भागों में विभक्त है? तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लोग आपको डिटेल में बताएंगे क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा। अकबरनामा जो है यानी कि सबसे पहला क्या है? अकबरनामा। तो अकबरनामा कितने खंडों में है? 3 खंड में है। और तीसरा खंड ही क्या है? तो अकबरनामा का तीसरा खंड ही है आईन अकबरी। आईन अकबरी। और आईन अकबरी कितने भागों में बटी है? तो 5 भागों में। तो यहाँ पर देख लीजिए आईन अकबरी कितने खंडों में विभक्त है? तो 5। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आईन अकबरी के अनुसार भूमि को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 4 वर्गों में बांटा गया है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। टोडरमल अकबर के दरबार में क्या थे? तो ये बहुत आसान प्रश्न है। वित्त मंत्री थे। क्या थे? वित्त मंत्री। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। आईन ए अकबरी
किसके शासनकाल का वर्णन है? आइन अकबरी, अकबर के शासनकाल का वर्णन मिलेगा इसमें। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार देखा जाए तो कुतुब मीनार कहाँ स्थित है आपको ये बताना है। तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सॉरी, सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो ये हो जाएगा एम.एस. बेवरिज, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुगल दरबार में अभिवादन करने का तरीका कॉर्निश है, सिजदा है, पाइबोस है, यानी कि सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया था? तो 1582 ईस्वी हो जाएगा, वाह सॉरी 1581 हो जाएगा। 1500 दीन ए इलाही 1581 में शुरू किया अकबर ने। और दीन ए इलाही को अपनाने वाला जो व्यक्ति था वो सबसे पहला जो था बीरबल था। कौन था? बीरबल, जिनका बीरबल का ही नाम रहता है महेश दास। तो पूछेगा बीरबल का वास्तविक नाम क्या है? तो महेश दास, याद रखना आपको, महेश दास। चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम कौन थी? गुलबदन बेगम क्या थी? नर्तकी थी, या गायिका थी, या लेखिका थी, या नायिका थी? तो क्या होगा? लेखिका, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। मुगल काल में मुगल काल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी? तो मुगल काल में चित्रकला जो है जहांगीर के समय चरमोत्कर्ष पर थी। तो ये भी बात आपको याद रखना है। तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखी है? तो तुजुक ए जहांगीरी की जहांगीर ने ही लिखा है। और मुमताज किसकी पुत्री थी? तो यहाँ पर हो जाएगा आसफ खां, ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। औरंगजेब ने अपने अंतिम जीवन का यानी कि अपना अंतिम जीवन भारत के किस क्षेत्र में बिताता है? दक्षिण भारत में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पानीपत की प्रथम युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? क्या बाबर की? ये बिल्कुल नहीं, बाबर की पराजय नहीं हुई थी। इब्राहिम लोदी की, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही। किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह सूरी को विधि नियंत्रण व्यवस्था? तो आपको ये याद रखना है। आगे की ओर बढ़ते हैं। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया? तो ताजमहल जो किसकी याद में बनवाया गया है? मुमताज महल की याद में। और ताजमहल बनाने वाला व्यक्ति है शाहजहां। कौन बनाया था ताजमहल? तो शाहजहां ने बनाया था, याद रखना है आपको, शाहजहां। और ताजमहल जो है यमुना नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? तो यमुना नदी के तट पर है, याद रख लेना आपको। चलिए, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया था? 1336 ईस्वी में, आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हम्पी किस राज्य से संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य से। तो काफ़ी आसान प्रश्न यहाँ पर है और यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अयंगर व्यवस्था किससे संबंधित है? तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा। विजयनगर साम्राज्य जो है सेवा में दिया जाने वाले भूमिदान क्या कहलाता था? तो जागीर या अग्रहर या आम्रम? तो ये अमरम कहलाता था, अमरम। तो आपको याद रख लेना है। तो चलिए यहाँ पर जो ऑप्शन मिलेगा वो सही डी में है, ऑप्शन नंबर। आगे की ओर बढ़ते, विजयनगर में मंदिर में प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है और गोपुरम का संबंध किससे है? मंदिर से, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के संत, यहाँ पर देख लीजिएगा कि महाराष्ट्र के यहाँ पर कहाँ पर चला गया, यहाँ पर थे हम लोग। तो महाराष्ट्र के संत कौन थे? तो यहाँ पर हो जाएगा सभी थे। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। दादू का संबंध कहाँ से है? तो दादू का संबंध जो है यहाँ पर देखा जाए तो बंगाल से हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा? बंगाल से। शंकराचार्य का मत क्या है? तो अद्वैतवाद है, बहुत अविशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य हो जाएगा। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ है? तो कबीरदास जी का जन्म हुआ है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ जाएगा। तो नानक जी का जो है जन्म स्थान कहाँ है? तो नानक यानी कि गुरु नानक, और गुरु नानक जो कि सिख धर्म की स्थापना किए थे। तो गुरु नानक जी जो है, गुरु नानक जी का जन्म जो हुआ 1469 ईस्वी में हुआ था। और गुरु नानक जी का जन्म तलवंडी लाहौर में, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। तो ये भी बात आपको याद रख लेना है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अजमेर मतलब जो है शासक स्थित मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह सर्वप्रथम कौन सुल्तान गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक गए थे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तहकीक ए हिंद किसका यात्रा वृत्तांत है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है और अल बरूनी का ही यात्रा वृत्तांत है तहकीक ए हिंद, जिसको किताब उल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। किस यात्रा ने यात्री पर जाने के लिए अपना घर छोड़ा? तो अल बरूनी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कैप्टन हॉकिंस किस देश के थे? तो इंग्लैंड के थे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। तो मद्रास
में मुनरो भूमि की व्यवस्था कौन सी व्यवस्था थी? तो रैयत बाड़ी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अस्थाई बंदोबस्त किस स्थान से जुड़ा है? तो बंगाल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, फ्रांसिस बुकानन कौन थे? तो फ्रांसिस बुकानन कौन थे? तो ये एक सर्वेक्षक थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। संथाल विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? तो संथाल विद्रोह का संबंध बंगाल से। संथाल विद्रोह का संबंध जो है किस राज्य से था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हाँ, तो बिरसा मुंडा ने कौन सा विद्रोह किया था? यहाँ पर हो जाएगा उलगुलान विद्रोह। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, सिद्धो और कान्हो का संबंध किससे है? तो सिद्धो और कान्हो का संबंध जो है वो किससे है? तो सिद्धो और कान्हो का संबंध है संथाल विद्रोह से। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बेगम हजरत महल जो है 1857 की क्रांति का विद्रोह कहाँ से किया था? तो अवध से। आपको यहाँ पर याद रखना है कि देखिए यहाँ पर जो कहाँ कहाँ से नेतृत्व हो रहा था ये आपको याद रखना। जैसे दिल्ली से देखिएगा, दिल्ली से, तो दिल्ली से कौन कर रहा था? दिल्ली से लाएंगे बिल्ली, यानी कि बहादुर शाह जफर। तो देखिए अगला जो है यानी कि पटना से क्या कौन कर रहा था? पटना से पीर अली। पटना से कौन कर रहा था? पीर अली, आपको याद रखना है। जैसे अवध से कौन कर रहा है? तो बेगम हजरत महल हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको याद रख लेना है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसने 1857 के विद्रोह को सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला था? तो ये बी डी सावरकर जी बोले थे। 1857 की क्रांति को किसने गदर क्रांति बोला था? तो आपको ये भी याद रखना है कि गदर क्रांति किसने बोला था? कार्ल मार्क्स ने। किसने बोला था? कार्ल मार्क्स ने। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहादुर शाह जफर को कहाँ गिरफ्तार किया गया था? तो बहादुर शाह जफर को कहाँ से? लाल किला से या अलाई दरवाजे से या हुमायूं के मकबरे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल किला से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। व्यापागत सिद्धांत को किसने लागू किया था? तो व्यापागत सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। इसी को बोलते हैं हड़प नीति। तो हड़प नीति भी किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। आपको ये बातें याद रख लेना है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंबई को कहा गया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, विक्टोरिया मेमोरियल शहर किस शहर में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? तो ये काफ़ी आसान है, 1931 हो जाएगा। और इंडिया गेट जो कि कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है, आपको याद रखना है। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है, गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में स्थित है, मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। ये भी आपको याद रख लेना है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहाँ है? तो वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले आया था केरल के कालीकट बंदरगाह पर। केरल के यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। अखिल भारतीय स्तर पर कब जनगणना हुई थी? तो अखिल भारतीय स्तर पर 1951 में जनगणना हुई, जो कि ऑप्शन में दिया ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ेंगे। चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है? जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, चौरी चौरा स्थान। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1917 में किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? यानी कि गांधी जी जो है किसके अनुरोध पर गए थे चंपारण? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जलियांवाला बाग भारत के किस राज्य में है? जो कि पंजाब और अमृतसर में है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में यह घटना घटी थी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। तो आपको ये भी याद रख लेना है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। काला कानून जो है किसे कहा गया है? तो रॉलेट एक्ट को ही क्या बोला गया है? काला कानून बोला गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वराज दल की स्थापना कब होती है? 1923 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया। और कब शुरू किया गया? 1942 ईस्वी में। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। और सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1938 एवं 1939 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर हो जाएगा कौन आंसर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दिया? मुस्लिम लीग ने दिया था। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो क्या था? लेबर पार्टी।
और भारतीय स्वतंत्रता के समय जिसकी सरकार थी उसका नाम था क्लीमेंट एटली। क्या नाम था? क्लीमेंट एटली। आपको ये भी याद रख लेना है कि क्लीमेंट एटली थे। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्रता के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। आपको याद रखना है कैसे, देखिए हम आपको ट्रिक बताएंगे। तो आपको याद रखना है कि क्लाइव है, क्लाइव है, क्लाइव है, क्लाइव है विलियम की बहन, विलियम की बहन। क्लाइव है विलियम की मौसी, ये याद रखना आपको, बहन नहीं मौसी याद रखना। अब देखिए हम आपको एक एक, जैसे बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव हो जाए, है से हेस्टिंगस यानी कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। अब विलियम से क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम। तो ये क्या बन गए? भारत के प्रथम गवर्नर। के से केनिंग यानी कि भारत के प्रथम वायसराय बन गए। और मौसी से क्या होगा? यानी कि मौसी, माउंटबेटन यानी कि जो कि भारत स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो श्री राजगोपालाचारी। आपको इस प्रकार से याद रख लेना है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान के पिता किसे कहा गया है? तो भारत के संविधान के पिता है भीमराव अम्बेडकर। और भारतीय संविधान जो है लिखने वाला व्यक्ति है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है क्या? प्रेम बिहारी नारायण, प्रेम बिहारी नारायण। तो प्रेम बिहारी नारायण जो है भारतीय संविधान को लिखा है। तो चलिए भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता कहाँ निहित है? तो संविधान में ही निहित है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये 100 क्वेश्चन आपको इससे बन गया तो समझिए आपका एग्जाम जो है एकदम बल्ले बल्ले में बीत जाएगा और बहुत ही अच्छा आपका एग्जाम जो है हिस्ट्री का जाने वाला है। तो आप अगर आप 100 क्वेश्चन को लगा लेते हैं तो आपका जो है एग्जाम में 100 नहीं तो 90% क्वेश्चन जो है यहाँ से टकराएगा। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी को फायदा हो सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।